नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे और राजस्थान की राज्य व्यवस्था में हम राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हम 2 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आर्टिकल 153 को पढ़ लिया था। इसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हमने आर्टिकल 154 पढ़ लिया था और इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हमने आर्टिकल 155 पढ़ा था और इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद हमने राज्यपाल से संबंधित कुछ आयोग एवं समितियां पढ़ी थी। कुछ आयोग एवं समितियां पढ़ी थी। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ी थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। उसके बाद हमने राजमन्नार समिति पढ़ी थी। राजमन्नार समिति को पढ़ा था। उसके बाद हमने सरकारी आयोग को पढ़ा था। और एक हमने पढ़ा था पुंछी आयोग। पुंछी आयोग। फिर उसके बाद हमने आर्टिकल 156 पढ़ा था और इसमें राज्यपाल के कार्यकाल और पदावधि का उल्लेख किया गया है। कार्यकाल और पदावधि का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 157 और इसमें राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। योग्यताओं का उल्लेख किया गया है और राज्यपाल की केवल 2 ही योग्यता बताई गई है। एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी योग्यता ये बताई गई है कि उसकी जो एज है वो न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये बातें हम राज्यपाल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 158। तो आज स्टार्ट करेंगे हम आर्टिकल 158 और इस आर्टिकल 158 में राज्यपाल पद की सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है और इसमें पहली शर्त 158(1) में दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि जो व्यक्ति राज्यपाल पद का धारण करेगा, जो व्यक्ति राज्यपाल पद का धारण करेगा, वह व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। और यदि है तो, और यदि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो जिस दिन से वो राज्यपाल पद धारण करेगा, राज्यपाल पद को धारण करेगा उस दिन से उसका सदन का जो पद है, सदन का पद रिक्त माना जाएगा। सदन का पद रिक्त माना जाएगा। तो पहली शर्त यह है कि कोई भी व्यक्ति जो राज्यपाल पद धारण करेगा वह व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि है तो जिस दिन वह राज्यपाल पद को धारण करेगा उस दिन से उसके सदन का, संसद या राज्य विधानमंडल जिसका भी सदस्य है, वहां से उसका जो पद है वो रिक्त हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो दूसरी शर्त है वो 158(2) में दी गई है और इस 158(2) में कहा गया है कि जो व्यक्ति राज्यपाल पद का धारण करेगा, जो व्यक्ति राज्यपाल पद को धारण करेगा
वह व्यक्ति अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो जो व्यक्ति राज्यपाल पद को धारण करता है वह व्यक्ति किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और 158(3) में इसकी तीसरी शर्त का उल्लेख किया गया है और तीसरी शर्त यह है कि इसके वेतन भत्तों का प्रावधान, वेतन भत्तों का प्रावधान संसद करती है, संसद करेगी। तो इसके वेतन भत्तों का प्रावधान है वह संसद करेगी। नेक्स्ट 158(3)A में कहा गया है, 158(3)A में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन जाता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन जाता है या नियुक्त हो जाता है, तो किस राज्य से कौन से अनुपात में उसको वेतन भत्ते दिए जाए, तो अनुपात का प्रावधान राष्ट्रपति तय करेगा, वो राष्ट्रपति तय करेगा। तो तीसरी शर्त तो इसके वेतन भत्तों का प्रावधान है और इसके वेतन भत्तों का जो प्रावधान है वो संसद करती है। और आर्टिकल 158(3)A जो कि 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया था और इसमें यह बात रखी गई है कि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो उसको किस राज्य से कौन से अनुपात में वेतन भत्ते दिए जाए उस अनुपात का प्रावधान राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद 158(4) में कहा गया है कि राज्यपाल के वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन आप नहीं कर सकते, अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, अर्थात उसके वेतन भत्तों को आप घटा नहीं सकते। उसके अलाभकारी परिवर्तन का मतलब है कि इसके जितने भी वेतन भत्ते हैं, जो कि मैं बात करूं तो वर्तमान में इसको 3,50,000 रुपये मिलते हैं, 3,50,000, और वो भी सभी टैक्स मुक्त होते हैं, कर मुक्त होते हैं। तो इसमें आप अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, इसको घटा नहीं सकते, आप बढ़ा जरूर सकते हो लेकिन इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो 158 में राज्यपाल पद की सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है और इसमें यह शर्त दी हुई है राज्यपाल पद के लिए। पहली शर्त यह है कि जो व्यक्ति राज्यपाल पद को धारण करेगा वह व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और यदि है तो जिस दिन वह राज्यपाल पद को धारण करेगा उस दिन से उसका संसद या राज्य विधानमंडल से पद रिक्त हो जाएगा। 158(2) में कहा गया है कि जो व्यक्ति राज्यपाल पद धारण करेगा वह व्यक्ति अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह व्यक्ति अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। फिर 158(3) में उसके वेतन भत्तों का प्रावधान है और इसके वेतन भत्तों का जो प्रावधान करेगी वो संसद करेगी। और 158(3)A में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो किस राज्य से कौन से अनुपात में उसको वेतन भत्ते दिए जाए उसका जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद 158(4) में कहा गया है कि राज्यपाल के वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, आप उसको घटा नहीं सकते, उसको चाहो तो बढ़ा सकते हो। और वर्तमान में जो राज्यपाल को है 3,50,000 वो भी कर मुक्त वेतन दिया जाता है। तो 158। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 159।
नेक्स्ट है आर्टिकल 159। और आर्टिकल 159 में राज्यपाल पद की शपथ का प्रावधान किया गया, शपथ का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर राज्यपाल की शपथ है, 159 में राज्यपाल की शपथ है। अब राज्यपाल, कोई भी व्यक्ति राज्यपाल पद को धारण करेगा उससे पहले वो शपथ लेगा, उससे पहले वह शपथ लेगा। अब ज्यादातर जो शपथ का उल्लेख है वह अनुसूची 3 में किया गया है। जो शपथ का प्रारूप है वो अनुसूची 3 में है, अनुसूची 3 में है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का प्रारूप, उनके शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं मिलता है, अनुसूची 3 में नहीं मिलता, अनुसूची 3 में नहीं मिलता है। जो राज्यपाल पद के शपथ का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 159 में है। और इस राज्यपाल को जो शपथ दिलाता वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो 2 बातें आप ध्यान रखोगे, 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है और राज्यपाल की जो शपथ का प्रारूप है वो अनुसूची 3 में नहीं मिलता है, अनुसूची 3 में नहीं मिलता है। उसके शपथ का प्रारूप आर्टिकल 159 में मिलता है। और जो राज्यपाल को शपथ दिलाता है वो अपने हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उसके अलावा हम बात करेंगे आर्टिकल 160 की। और आर्टिकल 160 में कहा गया है कि कुछ आकस्मिकताओं, कुछ आकस्मिकताओं, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों, राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन का उपबंध राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो आर्टिकल 160 में कहा गया है कि कुछ आकस्मिकता, मतलब कुछ विषय जो यहाँ पर जिसका उल्लेख नहीं किया गया है उसके संबंध में यहाँ उसके निर्वहन का उपबंध है वो राष्ट्रपति करेगा। तो आर्टिकल 160 में कहा गया है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन का उपबंध है जो वो राष्ट्रपति करेगा। आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 161। आर्टिकल 161। और इस आर्टिकल 161 में राज्यपाल की समाधान शक्तियों का उल्लेख किया गया है, शक्तियों का उल्लेख है। इसमें राज्यपाल के समाधान की शक्तियों का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 161 में राज्यपाल की समाधान शक्तियों का उल्लेख किया गया है। वो समाधान शक्तियों में 3 प्रकार के, मतलब 3 प्रकार से वो समा को माफ कर सकता है। जैसे एक निलंबन होता है जिसमें वो किसी दंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है, अस्थायी रोक लगा सकता है, अस्थायी रोक लगाना। एक होती है परिहार, परिहार। और इस परिहार में दंड की प्रकृति नहीं बदलती, दंड की प्रकृति
नहीं बदलती। केवल अवधि में कमी की जाती है, अवधि में कमी की जाती है। और एक होता है लघुकरण, इसमें दंड की प्रकृति भी बदलती है, दंड की प्रकृति बदलती है और दंड की अवधि भी कम होती है, दंड की अवधि भी, इसमें दंड की अवधि भी कम होती है। तो 3 प्रकार से राष्ट्रपति दंड के बारे में 3 प्रकार की उसकी शक्तियां होती है। निलंबन, निलंबन में वह अस्थायी किसी दंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है। दूसरी होती है परिहार, दूसरी कौन सी होती है? परिहार होती है। इसमें दंड की प्रकृति नहीं बदलती है, दंड की प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है उसकी सजा को चेंज कर देना। मान लो कि किसी को उम्र कैद की सजा दी गई है या किसी को फांसी की सजा दी गई है तो उसको उम्र कैद में चेंज कर देना, यह होती है दंड की प्रकृति को बदलना। तो इसमें परिहार में दंड की प्रकृति नहीं बदलती है, दंड की प्रकृति नहीं बदलती है, उसकी अवधि में कमी होती है, अवधि में कमी होती है। मतलब मान लो किसी को 20 साल की सजा मिली है तो वो 20 से 15 साल कर सकते हैं। और एक होती है लघुकरण, लघुकरण में उसकी प्रकृति भी बदलती है, दंड की प्रकृति भी बदलती है और उसकी अवधि भी कम होती है। मतलब वो फांसी से उम्र कैद कर सकता है और 20 साल से 15 साल भी लघुकरण में कर सकता है। अब जो बात करें तो फांसी, यदि किसी व्यक्ति को फांसी दी गई है तो यह जो फांसी की सजा है, फांसी की सजा राष्ट्रपति माफ नहीं कर सकता, राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, इसको स्थगित कर सकता है। स्थगित, यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, फांसी की सजा दी गई है तो उसको माफ करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यपाल के पास नहीं होता। तो किसी को फांसी की सजा दी गई है, उस संबंध में राज्यपाल इसको माफ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ राज्यपाल उसको स्थगित जरूर कर सकता है। और ये सब कहाँ पर लागू होते हैं? तो राज्य सूची व समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में दिए गए या समवर्ती सूची में जो भी कानून है उस कानूनों के अनुरूप यदि किसी व्यक्ति को सजा दी गई है तो उनको राज्यपाल उस पर निलंबन लगा सकता है, उस पर परिहार लगा सकता है और उस पर लघुकरण लगा सकता है। वो केवल राज्यपाल कहाँ पर काम कर सकता है? तो राज्य सूची और जो समवर्ती सूची में विषय दिए गए हैं उन विषयों पर किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है, दंड दिया जाता है, तो उस दंड पर राज्यपाल निलंबन, परिहार या लघुकरण लगा सकता है। उसके साथ साथ किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है तो जो राज्यपाल है उसको क्षमा नहीं कर सकता, उसको स्थगित जरूर कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 162, आर्टिकल 162 और आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार है। कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। मतलब जिस विषय पर राज्य कानून बना सकता है, जिस विषयों पर राज्य कानून बना सकता है उस विषयों पर ही जो राज्यपाल है वो जो
राज्य सरकार होती है वो कानून बना सकती है, दूसरे विषयों पर यह कानून नहीं बना सकती। तो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार में जिस विषयों पर यह राज्य सरकार कानून बना सकती है उस विषयों पर ही जो राज्य सरकार है वो कानून बनाएगी। दूसरे विषयों पर जो संघ सूची के विषय होते हैं उन पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। तो हमने बात की थी कि जो राज्यपाल होता है उसके संबंध में आर्टिकल 153 से 162 आते हैं। जो आर्टिकल 153 से 162 है उसमें राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ राज्यपाल से संबंधित कुछ अन्य अनुच्छेद भी होते हैं। और अब हम कुछ अन्य अनुच्छेद जो कि राज्यपाल से संबंधित है उनका उल्लेख करेंगे। उससे पहले मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं कि हमने कौन से आर्टिकल में क्या बात पढ़ी। तो हमने पहले आर्टिकल 153 देखा और आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख है। फिर आर्टिकल 154 देखा और इस 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है, कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है। फिर हमने आर्टिकल 155 पढ़ा और इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 156 और इसमें आर्टिकल 156 में राज्यपाल के कार्यकाल और पदावधि का उल्लेख किया गया है, पदावधि का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 157 और आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 158 और इसमें राज्यपाल की सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है, सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 159 और आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। फिर हमने पढ़ा 160 पढ़ा और इसमें कुछ आकस्मिकताओं में जो राज्यपाल के कर्तव्य है उसका निर्वहन के उपबंध राष्ट्रपति भी कर सकता है। तो इसके जो निर्वहन का उपबंध है वो राष्ट्रपति कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 161 और आर्टिकल 161 में इसके राज्यपाल के समाधान की शक्तियां हैं, समाधान की शक्तियों का उल्लेख किया गया है, समाधान की शक्तियां। और फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 162 और इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताया गया है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो ये मेन आर्टिकल जो कि राज्यपाल से संबंधित है 153 से लेकर 162 तक, जिसमें 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख है, 154 में कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में कार्यकाल और पदावधि, 157 में उसकी योग्यता है, 158 में उसकी सेवा शर्त है, 159 में शपथ का प्रावधान है और 160 में कहा गया है कि राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन के उपबंध राष्ट्रपति भी कर सकता है कुछ आकस्मिकताओं पर। फिर 161 में इसके समाधान की शक्तियां और 162 में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताया गया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राज्यपाल से संबंधित कुछ अन्य अनुच्छेद। तो राज्यपाल से संबंधित कुछ
हम अन्य अनुच्छेद में पहला जो अनुच्छेद पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 361, आर्टिकल 361। इसमें राज्यपाल के विशेषाधिकार दिए गए हैं, विशेषाधिकार। तो इसमें 361 में राज्यपाल के विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। और इसमें 361 एक में कहा गया है, 361 एक में कहा गया है कि राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए, अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के अधीन नहीं है, किसी न्यायालय के अधीन नहीं है, किसी के भी अधीन नहीं है। तो इसमें जो पहला विशेषाधिकार यह है राज्यपाल का कि वह अपने पद की जो शक्तियां हैं, अपने पद की जो शक्तियां हैं, उस शक्तियों का जो प्रयोग है वह स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। वो अपने शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी के भी अधीन नहीं है। फिर आर्टिकल 361(2) में कहा गया है कि जब तक वह राज्यपाल पद पर है, जब तक वह राज्यपाल पद पर है, तब तक उसके खिलाफ किसी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में दांडिक या आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, नहीं चलाया जा सकता। तो दूसरा इसका विशेषाधिकार यह है कि कोई भी व्यक्ति जब तक राज्यपाल के पद पर है तब तक उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में दांडिक और आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फिर 361(3) में कहा गया है, 361(3) में कहा गया है कि कोई भी जब तक वो राज्यपाल पद पर है, जब तक कोई व्यक्ति राज्यपाल पद धारण किए हुए है, तब तक कोई भी न्यायालय उसके गिरफ्तारी के आदेश जारी नहीं कर सकता, गिरफ्तारी के आदेश जारी नहीं कर सकता। और आर्टिकल 361(4) में कहा गया है कि उस पर सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है, सिविल, राज्यपाल पर सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले 3 शर्तों को पूरा करना होगा, 3 शर्तों को पूरा करना होगा। 3 शर्तें दी गई है और पहली शर्त यह है कि उसको सब कुछ लिखित में देना होगा। जो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है वो उसको पहले से लिखित में देना होगा और लिखित में प्रावधान देने के बाद उसको कम से कम 2 महीने का समय देना होगा, कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। और तीसरी शर्त यह है कि जो भी व्यक्ति, जो भी पक्षकार है उसका नाम, पता और कार्यवाही की प्रकृति लिखित में देनी होगी, प्रकृति लिखित में देनी होगी।
तो आर्टिकल 361 में राज्यपाल के विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। और पहला इसका विशेषाधिकार यह है कि जब तक वो राज्यपाल के पद पर है और उसके पास जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग वह किसी के अधीन रहकर नहीं करेगा, किसी के अधीन, किसी न्यायालय के अधीन नहीं है। फिर 361(2) में कहा गया है कि जब तक वो राज्यपाल के पद पर है कोई भी न्यायालय में उसके खिलाफ दांडिक और आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और 361(3) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब तक राज्यपाल पद पर है तब तक कोई भी न्यायालय उसके गिरफ्तारी के आदेश जारी नहीं कर सकता। और 361(4) में कहा गया है कि उस पर सिविल मुकदमा चलाया जा सकता, लेकिन उससे पहले 3 शर्तों की पूर्ति करनी पड़ेगी। और पहली शर्त यह है कि उसको जो भी मुकदमा वो लिखित में देना होगा, और लिखित में देने के बाद उसको कम से कम 2 महीने का समय देना होगा, और जो भी पक्षकार है उसका नाम, पता और कार्रवाई की प्रकृति को भी लिखित में देना होगा। तो ये हम राज्यपाल से संबंधित कुछ अन्य अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, और अगली क्लास से हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।